ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ा ध्यान से करना, इसमें जो हमारी एडजस्टमेंट है वो अच्छी दी हुई है। मतलब थोड़ा सा फायर वाला पॉइंट है, फायर रिलेटेड पॉइंट है। फायर लग जाती है अगर हमारे स्टॉक में, उसका इंश्योरेंस हो रखा है, तो उसका हम कैसे उसमें इफेक्ट लेके चलते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो मैं ना कंप्लीट क्वेश्चन, तुम लोग मुझे बताओ, मैं कंप्लीट क्वेश्चन कराऊं या मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर तुमसे डिस्कस करती हूँ तो तुम कंफर्टेबल रहते हो या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं या होती तुम अगर मैं, एडिशनल वाली करवा दो। हाँ जब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करती हूँ तो कोई इश्यू आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा बाकी कुछ बचता नहीं है। फिर बाकी तो वही बचता है कि किसको हमें कहाँ लिखना है। ठीक है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन लगता है कंप्लीट कराने का, वो मैं करा भी देती हूँ। तो हम 12 क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टॉक से रिलेटेड है। आई थिंक वो तो सबको क्लियर ही होता है। स्टॉक की वैल्यू हमारी कहाँ कहाँ आती है? एक तो हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, और दूसरा हमारा एसेट साइड में चला जाता है स्टॉक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट मैं पूरा डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट मैं पूरा डिस्कस करने जा रही हूँ। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना मेंटेन करना है, 5% ऑन डेटर्स। चेंज कर देना उसको, ठीक है। 5% ऑन डेटर्स। अब देखो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं तो डेटर्स की वैल्यू हमें कितनी दिखाई दे रही है। डेटर्स की वैल्यू देख लेते हैं पहले। डेटर्स की वैल्यू है हमारी फर्स्ट लाइन में, सबसे लास्ट पॉइंट है, डेटर्स की वैल्यू है 40,000। अब जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पॉइंट आता है ना, तो हमारे माइंड में कुछ चीजें क्लिक करनी चाहिए। क्या हमारे क्वेश्चन में बेड डेट्स गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में और अंदर ट्रायल बैलेंस में भी? क्या हमारे पास कोई ओल्ड प्रोविजन पहले से है या नहीं है? तो एक बार हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, तो हमें उसमें अगर देखते हैं तो बेड डेट्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं जो पहले से है। ये वैल्यूज मेरी ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ये बेड डेट्स मेरा कहाँ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बेड डेट्स के लिए कुछ बोला ही नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं बोला तो अच्छी बात है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मींस पहले से हमारा एक प्रोविजन बना हुआ है। कितना प्रोविजन बना हुआ है? 2,000 रुपीज। यानी कि हमारे पास ओल्ड प्रोविजन भी है और हमें एक न्यू प्रोविजन बनाना है। क्लियर है? और हमारे पास ओल्ड बेड डेट्स भी है, मींस पहले से हमारे पास बेड डेट्स भी गिवन है। तो जब हमारा प्रोविजन का पॉइंट आता है तो हमें ये सारी चीजें एक साथ देखनी है। और कोई पॉइंट हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये, मुझे ये पहले 5% प्रोविजन कैलकुलेट करना होगा। इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? मैंने तुम्हें बताया था अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स गिवन होते हैं तो हम प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए पहले हम वो बेड डेट्स माइनस करते हैं डेटर्स में से। बट यहाँ पर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स नहीं है, तो मैं 40,000 के ऊपर ही 5% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 40%, 40,000 का 5% हम कैलकुलेट करते हैं तो 2,000 आ जाएगा ये। क्लियर है? ये हमारा है न्यू प्रोविजन। इसको मैं क्या बोलूंगी? न्यू प्रोविजन, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन मेरे पास पहले से। अब देखो मैंने बताया था इसको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखेंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर 2 बेड डेट्स। कितनी वैल्यू हमें पहले से बेड डेट्स की गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर? 1,500। पहले मैं ये वाले बेड डेट्स लिख लेती हूँ, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हम एक साथ करते हैं। अब देखो जो हमें ये न्यू प्रोविजन गिवन है, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में न्यू प्रोविजन बनाने के लिए बोला है, इस न्यू प्रोविजन को मैं क्या करूंगी? इसमें ऐड कर दूंगी। अगर मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स भी होती तो मैं वो भी यहाँ पर ऐड कर देती।
तो ये न्यू प्रोविजन में बेड डेट्स के साथ ही ऐड करके दिखाऊंगी जो मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स गिवन थे, क्योंकि ये सारी पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम इनको एक साथ करके लिखते हैं। और ये जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है ना पहले से 2000 रुपीज, इसका हम क्या करेंगे, ये ओल्ड प्रोविजन यहां से लेस कर देंगे, ये ओल्ड प्रोविजन यहां से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि जो पुराना वाला प्रोविजन था उससे हम अपने बेड डेट्स सेट ऑफ कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा न्यू प्रोविजन है वो तो बेड डेट्स के साथ ऐड हो जाएगा, और जो ओल्ड प्रोविजन होता है उसको इन सारी वैल्यूज में से लेस कर दिया जाता है। तो तुम देखोगे ये वैल्यू हमारी बचेगी कितनी, 1500। क्लियर है। दूसरा इफेक्ट देखो कहाँ जाएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में तुम लिखोगे डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है हमारी 40,000। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ एक ही पॉइंट था ना न्यू प्रोविजन, उसको यहां से लेस करके दिखा दोगे, क्योंकि दो जगह एडजस्टमेंट उसी पॉइंट की होती है जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है। जो वैल्यूज हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो सिर्फ एक ही जगह लिखी जाती है। 40,000 में से 2,000 गया, हमारा कितना बचेगा 38,000, ये हमारी डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी। आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा पॉइंट। हमने क्या किया है मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने एक न्यू प्रोविजन की वैल्यू कैलकुलेट की, वो वैल्यू हमारी आ गई 4000। उसका इफेक्ट हम कैसे लेंगे, हम उसको जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स गिवन थे उसके साथ ही ऐड करके दिखाएंगे, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड प्रोविजन था उसको इन वैल्यूज में से लेस कर देते हैं। मींस हम ये सारे पॉइंट्स एक साथ सॉल्व करेंगे, डेटर्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है। और हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, ये न्यू प्रोविजन बैलेंस शीट में से डेटर्स में से लेस होके लिखा जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा डेटर्स वाला पॉइंट, इसको तुम ना नोट कर लिया करो चाहे तो, जो मैं एडजस्टमेंट बताती हूँ ना तुम्हें, ये इनको रफली साइड बाय साइड तुम नोट कर लिया करो, ताकि जब तुम कंप्लीट क्वेश्चन करोगे तो वहां पर हो जाएगा। अब देखो अगर तुमने कंप्लीट क्वेश्चन किया होगा तो तुम जितना कर लिया होगा सॉल्व अच्छी बात है, और इसको तुम साथ साथ अपने क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहीं मुझे रुकना होगा तो मुझे बोल दिया करो प्लीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो हमारा क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन का, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। आई थिंक ये तो तुम्हें क्लियर होगा। हम डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं, 10% वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और अच्छा नहीं इसमें एक पॉइंट और अच्छा है, चलो फर्नीचर वाला देख लेते हैं पहले। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 10%, और मशीन के ऊपर भी 10% लगाना है। फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी है, हमें ट्रायल बैलेंस पे फर्नीचर की वैल्यू 10,000 गिवन है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 10%, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब बात आती है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन की। देखो मशीन की जो हमें वैल्यू गिवन है वो कितनी वैल्यू गिवन है 50,000। अब देखो मुझे 10% कैलकुलेट करना है, तो तुम देखोगे फोर्थ पॉइंट में एक चीज और लिखी हुई है, मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2021। यानी कि हमें वैसे तो 50,000 की मशीन गिवन है, अगर ये फोर्थ पॉइंट पे कुछ भी नहीं कहता तो मैं 50,000 के ऊपर डायरेक्टली 10% कैलकुलेट कर लेती, बट यहाँ पर मुझे बताया हुआ है कि इसमें से 20,000 की मशीन हमने 1 जनवरी को परचेज की है। क्लियर है। यानी कि बाकी की 30,000 की हमारे पास पहले से थी, तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगी, तुमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में सीखा है कि हम कैसे करते हैं, जितने टाइम हमारे पास कोई एसेट होता है उसके ऊपर उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यानी कि 20,000 के ऊपर जब मैं 10% कैलकुलेट करूंगी तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि 1 जनवरी को परचेज की थी, तो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। और बाकी के 30,000 पर 10% पूरे साल का कैलकुलेट होगा, यानी कि मुझे यहाँ पर मंथ्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 20,000 का 10% हमारा 3 मंथ्स का होगा, आई थिंक ये 500 आएगा, और ये हमारा 3,000 आएगा। तो मशीन के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3,500 का। क्लियर है। तो ये चीज भी चेक करनी है हमें, कोई एसेट की वैल्यू ऐसे तो गिवन नहीं है कि वो हमने कभी बाद में परचेज किया हो, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट भी अपना सॉल्व कर लेना। 3500 हमारा मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया और 1000 हमारा फर्नीचर के ऊपर हो गया। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट तुम्हें पता है, P&L अकाउंट में लिख देते हैं एक तो हम डेप्रिसिएशन, और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन पर्टिकुलर एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखा देते हैं। सॉरी, ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है ना इन पॉइंट्स में, क्योंकि आगे वाले दो पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं। ओके, चलो फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ये कोई एक क्लास में हो रहा था पॉइंट। तो पहले हम कैपिटल की वैल्यू देखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है। तो कैपिटल की वैल्यू देखो कितनी है, ट्रायल बैलेंस में चेक करोगे तो कैपिटल है हमारी 1 लाख। अब 1 लाख के ऊपर तुम कैलकुलेट करोगे 5% पर एनम, मतलब पूरे साल का ही है, ओपनिंग वैल्यू पर ले रहे हैं तो पूरे साल का हमारा 5000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 5000। अब इस 5000 का हमें क्या करना है, कोई मुझे बताएगा? मैंने इसको किसी और क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या इनकम है? पहली बात तो मुझे ये बताओ। बोलो, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या फिर लेना है? बोलो भाई, कोई तो बोलो। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक टाइप का एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि कैपिटल ओनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ बुकिश एंट्री होती है, एक्चुअल में पे नहीं किया जाता। तो होता क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में तुम कैपिटल लिखते हो ना, इस कैपिटल में ये इंटरेस्ट ऐड करके दिखा दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया ना, क्योंकि उसने पे नहीं किया। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के साथ ही ऐड करके दिखा देंगे, अलग से नहीं लिखेंगे, क्योंकि दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू कैपिटल। जैसे हम कोई लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है तो लोन के साथ ऐड करके दिखा देते हैं, इसी टाइप से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है तो हम कैपिटल में ही इसको ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स भी आई गेस माइनस होता है ना कैपिटल? हाँ, इनकम टैक्स क्योंकि ड्राइंग्स होता है। यस। इनकम टैक्स हमारी क्या होती है, ड्राइंग्स। तो उसको जब तुम ड्राइंग्स लिखते हो ना, कैपिटल में से माइनस करते हो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की वैल्यू इंक्रीज कर देते हो इनकम टैक्स की वैल्यू से। ओके। एक पॉइंट ये आई थिंक लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था। और इसके बाद यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 6 पॉइंट हमारा, जो कि नया है हमारे लिए। यहाँ तक के तो सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हुए थे, 6 पॉइंट हमारे लिए नया है, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है इफ फायर अकर्ड ऑन 20th March 2021। सबसे पहली बात हमें ये देखनी है, हमने ये पॉइंट थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी देखा था। तो लास्ट क्लास में हमारा जो पॉइंट था वो था कि जो फायर थी वो हमारी 31st मार्च के बाद में लगी थी, यानी कि हम अपने फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 31st मार्च 2021 के। तो आग किस दिन लगी है हमें वो डेट भी चेक करनी है। इस डेट से पहले लगी है तो हमारे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट लिया जाएगा। इस डेट के बाद में लगी है तो हमारा उसका इफेक्ट नहीं लिया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें 1 अप्रैल दी हुई थी डेट, तो वो इस डेट के बाद में थी तो हमने उसका कुछ भी नहीं किया।
अब इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो डेट दी हुई है वो दी हुई है 20 मार्च 21। तो ये 31 मार्च से पहले आ गई, यानी कि जिस साल के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसी साल में वो आग लगी। ठीक है, अब देखते हैं हुआ क्या है। लिखा हुआ है फायर लगी थी कब, 20 मार्च को, एंड स्टॉक ऑफ द वैल्यू 7000 वॉज डिस्ट्रॉयड। हमारा 7000 का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, जल गया वो। ठीक है, इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। अब इसमें ना हमारे दो केस बनते हैं। लॉस बाय फायर हुआ है कितना, लॉस बाय फायर 7000 का हमारा लॉस हो गया। अब इसके अंदर ना केसेस बनते हैं। अगर ये इस स्टॉक का इंश्योरेंस हो रखा था तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर केसेस लेकर चलती हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम 2-3 टाइप के केसेस कवर कर लेते हैं कि अगर अलग क्वेश्चन में कोई अलग बात लिखी होगी तो वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम लिख रहे हैं नो इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस था ही नहीं। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होती है। जब लॉस बाय फायर होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, इसकी क्या जर्नल एंट्री होती थी। जर्नल एंट्री भी रिवाइज हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देखना। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जर्नल एंट्री आएगी ना समझ में, तो उसका इफेक्ट अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होना है। 7000 का हमारा लॉस हो गया और हमने उसको क्या कर दिया, परचेज अकाउंट अपना क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारा स्टॉक जला था ना। मैंने तुम्हें बताया था अगर हमारे बिजनेस से गुड्स अगर सेल होने के अलावा किसी और वजह से डिक्रीज होते हैं ना, चाहे वो चोरी हुए हैं, चाहे उनमें आग लग गई, चाहे हमने वो किसी को चैरिटी में दे दिए, हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है वहां पर। ठीक है, अगर हमारे गुड्स सेल नहीं हुए, सेल के अलावा कोई और रीजन है उनको डिक्रीज होने का। ठीक है, तो एक एंट्री तो हमारी इसमें ये होगी। इसकी दो एंट्री पास की जाती है लॉस बाय फायर वाली। अब देखो ये जो लॉस है ना, अगर कोई इंश्योरेंस था ही नहीं, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें जैसे इंश्योरेंस की बात लिखी हुई है, अगर ये बात नहीं लिखी होती, कोई इंश्योरेंस था ही नहीं, तो ये लॉस हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी कि हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये जो लॉस हमने डेबिट किया था ना, इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? ये कौन सा केस था, जब कोई इंश्योरेंस था ही नहीं। अब मैं बात करती हूँ केस 2 की। केस 2 में मैं मानकर चलती हूँ इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस था एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 5000 क्लेम, ₹5000 क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 का क्लेम एडमिट किया है। मतलब हमारा स्टॉक तो वैसे 7000 का चला है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिट किया है कि हम तुम्हें सिर्फ 5000 देंगे। जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया होगा जो भी कुछ है, तो उन्होंने उसमें 5000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। तो उस केस में जो ये हमारी सेकंड एंट्री है ये चेंज हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री तो पास करनी ही करनी है, ये तो कंपलसरी है। सेकंड एंट्री में हमारा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, देखो जितने पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है उतने ही पैसों से तो अभी इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया नहीं है, लिखा हुआ है एडमिटेड। अभी उसने क्लेम एडमिट किया है, उसने हमें पैसा दिया नहीं है। अभी अभी उसने माना है कि हाँ हम 5000 रुपए तुम्हें दे देंगे। तो अब हमारा इंश्योरेंस कंपनी एक टाइप का डेटर बन गया। क्या बन गया हमारे लिए, डेटर बन गया एक टाइप का। क्यों, क्योंकि इससे हमें इन फ्यूचर 5000 रुपीज मिलने वाले हैं। अब एक बात बताओ, 7000 का स्टॉक हमारा जल गया था, इसमें से 5000 का हमें पैसा मिल जाएगा, तो एक्चुअल में जो लॉस है वो तो सिर्फ 2000 का हुआ ना। एक्चुअल लॉस कितना हुआ, सिर्फ 2000 का। तो हम देखो क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, सेकंड एंट्री बता रही हूँ मैं ये, 5000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में इस बार कितना लॉस ट्रांसफर करेंगे हम, सिर्फ 2000 का टू लॉस बाय फायर। यानी कि ये जो लॉस बाय फायर था ये हमारा सिर्फ एक्चुअल में
2000 का हुआ है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल लॉस होता है ना उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पहले केस में इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि हमने इंश्योरेंस ही नहीं कराया था, तो हमारा सारा का सारा लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया था इन P&L अकाउंट। इस बार हमारा क्या हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 रुपीज एडमिट कर लिए, तो मैंने 5000 तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिख दिए और बाकी के 2000 ट्रांसफर कर दिए इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? अब देखो अगर यहीं पर ही ये होता केस 3 हमारा क्या है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है फुल क्लेम, यानी कि जितना तुम्हारा लॉस हुआ था वो पूरा एक्सेप्ट कर लिया, पूरा 7000। उस केस में हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, इस बार हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा 7000 से डेबिट कर देंगे, यानी कि इस बार हमारा P&L अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। इस बार हमारा P&L अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल में कोई लॉस हुआ ही नहीं है, जितना हमारा स्टॉक जल गया था उतना इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें पैसे दे देंगे, तो हमारा P&L अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब अगर तुम्हें ये जर्नल एंट्री समझ में आई है तो तुम्हें इनका इफेक्ट भी समझ आएगा। देखो अब मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर ना दोनों में एक साथ इफेक्ट जाता है। ये एडजस्टमेंट ऐसी है जिसमें जैसे तुमने अभी तक देखा होगा जितनी भी एडजस्टमेंट थी उनमें से एक जगह तो वो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट में आ रहा था उसका इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में जाता था। लेकिन ये एडजस्टमेंट ऐसी है जिसका इफेक्ट हमारा सिर्फ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में भी आ जाता है। कैसे? बैलेंस शीट में नहीं जाता। कई बार क्यों नहीं जाता मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखो, जब तुम ट्रेडिंग केस 1 में मेरा क्या था कि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहां पर देखो तुम क्या करोगे, एक तो तुम्हें परचेज की वैल्यू तो कम करके दिखानी है, परचेज की वैल्यू जो भी होगी उसमें से लेस कर दोगे लॉस बाय फायर, ये तो करना ही करना है 7000 रुपीज, ये तो कंपल्सरी है, ये तो तुम्हें करना ही करना है। अब देखो केस 1 में हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं था ना, जो मैंने केस 1 लिखा था, इट मींस ये 7000 रुपीज हमने क्या किया था, ट्रांसफर कर दिए थे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, यानी कि मैं यहाँ से नीचे मान लेती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर लिख देंगे लॉस बाय फायर 7000। अब हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, हमने क्या किया, परचेज में से तो माइनस कर दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी कि लिख दिया इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम यहाँ पर लिखेंगे टू लॉस बाय फायर के नाम से 7000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कौन सा केस था, जब इंश्योरेंस कंपनी ने 1 भी रुपया हमें नहीं दिया था, जब हमारा कोई इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया ही नहीं था, यानी कि हमने इंश्योरेंस ही नहीं कराया था, ये वो वाला से केस था। क्लियर है? अब देखो यही अगर होता केस 2, अगर हमारा होता केस 2 में मैंने क्या बताया कि 5000 रुपीज इंश्योर कराए हुए हैं, तो हम क्या करते, परचेज में से तो 7000 माइनस करेंगे ही, परचेज में से तो हम लॉस बाय फायर के नाम से 7000 रुपीज माइनस करेंगे ही, ये तो कंपल्सरी है, तो हमें सभी केसेस में करना है। ठीक है, परचेज में से माइनस कर देंगे। दूसरा इफेक्ट उसका कहा जाएगा, देखो हमने 2000 रुपीज ट्रांसफर किए थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू लॉस बाय फायर के नाम से कितना, 2000 रुपीज। ठीक है, और 5000 से हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था ना, तो हम उसके लिए बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई थी 5000 से। समझ में आया? आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, कैसा भी पॉइंट आ जाए हर तरीके से तुम सॉल्व कर लोगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा बहुत भी एक्सेप्ट किया है तो जितना इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया वो तो बैलेंस शीट में दिखाओगे,
और जितना लॉस हमें एक्चुअल में हुआ है वो ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। परचेज में से तो माइनस करना ही करना है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास की है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमें परचेज की वैल्यू कम करके दिखानी ही होगी, क्योंकि हमारा वो स्टॉक खत्म हो चुका है, जल चुका है बिल्कुल। ठीक है, केस 3 में देखो क्या होगा। केस 3 में हमारा सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो परचेज में से तो हमें लेस करना ही है। केस 3 हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है। तो मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया था, 7,000 का था। तो तुम ट्रायल बैलेंस में चेक करो, परचेजेस की वैल्यू 90,000 गिवन है। परचेज की वैल्यू कितनी है, 90,000। तो वहां से तुम लेस कर दोगे क्या, लॉस बाय फायर, कितना, 7,000। एक इफेक्ट तो उसका ये आएगा कि तुम परचेजेस में से माइनस कर दोगे। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हें कोई लॉस हुआ ही नहीं, इसका मतलब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखोगे। दूसरा इफेक्ट उसका कहा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बाय इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, कितना, 7,000। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे देती तो हम इसको कैश में ऐड कर देते, फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी के नाम से नहीं लिखती, फिर मैं कैश की वैल्यू बढ़ा देती यहाँ पर। क्लियर है? ये देखो, ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। ये केस 3 जो है, यही हमारा पॉइंट नंबर 6 है। मैंने 3 केस इसलिए लिए, अगर किसी और क्वेश्चन में कोई और सिचुएशन आती है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये भी हमारी एक थोड़ी सी बड़ी एडजस्टमेंट। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है इस एडजस्टमेंट में तो प्लीज मुझे बता दो। हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस और नो? कृतिका, मानसवी, संस्कृति, कोई कंफ्यूजन है, यस और नो? नो मैम। ओके, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो लिखा हुआ है, ये तो तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसको तभी सॉल्व कर पाओगे। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरीड टू जनरल रिजर्व। जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा ना, कैलकुलेट होके, सब कुछ कर लोगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुम रफ में मतलब वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करोगे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट की जो भी वैल्यू आएगी उसका 10% तुम्हें कहाँ लेकर जाना है, जनरल रिजर्व में। तो तुम क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे टू जनरल रिजर्व, जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी 10%। ठीक है, उसके बाद में फिर दोबारा से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, वो फाइनल नेट प्रॉफिट होगा तुम्हारा। और ये जनरल रिजर्व की वैल्यू दूसरी जगह कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व के नाम से। ठीक है, कैपिटल के बाद में तुम लिखोगे जनरल रिजर्व। ठीक है ना? तो ये तुम जब सॉल्व कर पाओगे, जब तुम कंप्लीट क्वेश्चन करोगे। तो इस क्वेश्चन को कर लेना कंप्लीट। इसकी एडजस्टमेंट में जो नई एडजस्टमेंट आती है ना, उस पर टिक कर लिया करो, वो अच्छी है। ये पॉइंट तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा था, फायर वाला, यही पॉइंट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में मैं देखो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर तुमसे डिस्कस करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें भी तुम्हारी जो पॉइंट है ना, अच्छा, वो एक क्या बोलते हैं, कमीशन वाला पॉइंट है। कमीशन वाला पॉइंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट सिंपल है, वो तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। लिखा हुआ है कमीशन पेएबल टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। देखो सिंपल लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट का 10% देना है। ठीक है, कई बार लिखा होता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कुछ ऐसे करके लाइन लिखी हुई होती है। तो वहां पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जहां मैंने बताया था कि अगर 10% है तो हम कैलकुलेट करते हैं 10/110 करके। अगर लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अब यहाँ पर कमीशन जो दिया जाएगा वो लिखा हुआ है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो देखो तुम सारी एडजस्टमेंट कर लोगे तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा जो भी आएगा, ये पॉइंट सबसे लास्ट में सॉल्व होएगा। जो चीज तुम्हारी नेट प्रॉफिट पर बेस्ड है ना, वो पॉइंट तुम्हें सबसे लास्ट में सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है,
तो देखो सारी एडजस्टमेंट कर लोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम है उनको जहां लिखना होगा वहां लिख दोगे। तो कमीशन के ऊपर तुम कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट प्रॉफिट का 10%, तो यहाँ पर सिंपल 10/100 करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है एक्स्ट्रा। 10/100 ये तुम्हारी आ जाएगी कमीशन की वैल्यू। अब देखो कमीशन का पॉइंट तुम्हें सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, टू मैनेजर कमीशन के नाम से, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है जो भी तुम्हारा आएगा, ये सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बाद में तुम्हें फिर से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, वो फाइनल वाला नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि एक नेट प्रॉफिट तो इसको लिखने से पहले कैलकुलेट करना है, और एक नेट प्रॉफिट जो फाइनल आंसर है वो बाद में कैलकुलेट करना है। दूसरा इफेक्ट इस मैनेजर कमीशन का कहा जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से, क्योंकि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो गया ना, अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है इट मींस हमने वो पे ही नहीं किया था, हमने उसको कहीं लिखा ही नहीं था। एक तो वो हमारा P&L अकाउंट में चला जाएगा, और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्लियर है। और देखो फिफ्थ पॉइंट हमारा वही फायर वाला पॉइंट आ गया है। अब इस बार मुझे तुम बताओगे कि इसका क्या करना है। मैं फिर से डिस्कस करने जा रही हूँ, सेम हमने 3 केस अभी डिस्कस किए थे, उनमें से ही ये केसेस कवर किए गए हैं। देखो लिखा हुआ है ऑन 25 मार्च 2021। सबसे पहले डेट पर ध्यान देना है, क्या वो डेट हमारे फाइनल अकाउंट बनाने से पहले है या बाद में। तो हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2021 के, और आग कब लगी है 25 मार्च, इट मींस हमारे वाले फाइनेंशियल ईयर में ही है। गुड्स कॉस्टिंग ₹1500। एक तो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, इस बार 2 चीजें डिस्ट्रॉय हुई हैं। एक तो हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, लॉस बाय फायर। Goods costing ₹1500 and furniture costing ₹3000 were destroyed by fire. एक तो 1500 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और फर्नीचर भी डिस्ट्रॉय हुआ है। कितने का, 1500 का, सॉरी 3000 का। 2 चीजें डिस्ट्रॉय हुई हैं। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो यानी कि परचेज की वैल्यू तुम्हें कम करके दिखानी है, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ है तो मतलब फर्नीचर की वैल्यू माइनस करके दिखानी है, जो चीज खत्म हुई है ना उसको ही माइनस करके दिखाना है। आगे लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 1000 फॉर गुड्स एंड 2000 फॉर फर्नीचर। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी ने गुड्स के लिए कितना क्लेम एक्सेप्ट किया, 1000, और फर्नीचर के लिए एक्सेप्ट किया है 2000। इसका मतलब तुम्हें एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, तुम्हें यहाँ पर एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो वैसे तो 1500 की डिस्ट्रॉय हुए थे, लेकिन 1000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी हमें। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे देगी, 1000, तो यानी कि एक्चुअल में हमें 500 का लॉस हुआ। यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 1000 का। तो देखो इसको कैसे कैसे लिखोगे, जब एक तो गुड्स का देखते हैं पहले। गुड्स का देखो क्या करेंगे, परचेज में से परचेज की वैल्यू जो भी होगी, परचेज की वैल्यू मैं देख ही लेती हूँ। वैसे परचेज की वैल्यू हमारी है नहीं दिख रही है मुझे, ही नहीं दिख रही। हाँ परचेज की वैल्यू 95,015 दी हुई है। इसमें से लेस कर दोगे क्या, लॉस बाय फायर। यहां से तो पूरा पूरा लेस होगा, यहां से तो पूरा 1500 माइनस होगा। ये ध्यान रखना, जितना लॉस हुआ है, जितने में आग लगी है, यहां से तो पूरा माइनस होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से 1000 रुपीज तो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी, 1000 रुपीज तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। एक्चुअल में लॉस हुआ है 500 का, जो एक्चुअल में लॉस हुआ है उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू लॉस बाय फायर के नाम से। कितना, 500। ठीक है, ये तो था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी जितना भी दे देगी उसको हम यहाँ पर 1000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिख देंगे। क्लियर है, ये तो था हमारा गुड्स से रिलेटेड पॉइंट। फर्नीचर का देखो क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर में आग लगी है तो मुझे इसको, जैसे मैंने यहाँ पर परचेज में से माइनस करके दिखाया है, लॉजिकली सोचो, जो चीज हमारी जल गई उसी को ही तो माइनस करोगे ना। जहां गुड्स डिक्रीज, जहां हमारे गुड्स में आग लगी थी तो वहां हमने गुड्स में से माइनस कर दिया था, मतलब परचेज में से।
और जहां हमारी फर्नीचर में आग लगी है वहां पर हमें फर्नीचर में से माइनस करना है। फर्नीचर की वैल्यू जो भी गिवन है ट्रायल बैलेंस में उसमें से लेस कर दोगे लॉस बाय फायर। कितना? 3000। ठीक है। अब इसमें तुम्हें चेक करना है कि 2000 रुपीज का तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा और 1000 का एक्चुअल में लॉस हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी में ना देखो मैं एक साथ करके लिख देती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी में दोनों का एक साथ लिख देते हैं। 1000 रुपीज तो हमारे ये वाले हैं स्टॉक वाले और 2000 रुपीज ये वाले हैं। तो टोटल में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 3000 रुपीज लिख देती हूँ। 1000 तो स्टॉक के हैं और 2000 फर्नीचर के हैं। ऐसे ही यहाँ पर लॉस बाय फायर कितना है जो एक्चुअल में लॉस हुआ है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। एक तो 500 रुपीज तो गुड्स का है। ठीक है, ये भी हम ऐड करके लिख देते हैं। और 1000 रुपीज फर्नीचर का है। तो लॉस बाय फायर के नाम से टोटल कितना आ जाएगा? 1500। 500 गुड्स का और 1000 रुपीज फर्नीचर। क्लियर है? यानी कि लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय थेफ्ट, कई बार चोरी भी हो जाता है, जरूरी नहीं है आग ही लगेगी, डिपेंड करेगा हुआ क्या है। कई बार लिखा होगा लॉस बाय थेफ्ट, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो पहले तो गुड्स में से माइनस कर दो, यानी कि परचेज में से जितना डिस्ट्रॉय हुआ है टोटल माइनस कर दो। फिर तुम्हें चेक करना है कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है। जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उसको P&L अकाउंट में लिख दो। जितना हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखो। मैंने बोला है मिल जाएगा, यानी कि अभी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, दिया नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी दे देगी तो हम कैश की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट देखो हमारा जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वहीं से ही कवर हो रहा है आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब देखो जो ये आगे के क्वेश्चन है ना 14 से, इनमें बहुत सारी एडजस्टमेंट गिवन है। तो ये बस एडजस्टमेंट बहुत सारी है, नया कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में अपने आप कराऊंगी क्योंकि एडजस्टमेंट है तो काफी सारी, तो तुम्हें हो सकता है करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको हम लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि मैं अभी कराऊंगी ना तो हो नहीं पाएगी, 15 मिनट्स ही रहती है अभी और मैं लंबा ले नहीं पाऊंगी क्लास को, मेरा थोड़ा सा कुछ और अपनी क्लास है। ठीक है। तो इसलिए ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी विद ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में भी पॉइंट हमारा फायर रिलेटेड है तो तुम लोग कर पाओगे। बेड डेट्स का पॉइंट है। एक पॉइंट है इसमें नया, चलो ये मैं ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी 15 को भी। मैं तुम्हें बता देती हूँ जो क्वेश्चन मैं करने के लिए दे रही हूँ प्लीज उसको करके ही लेके आना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना बिल्कुल सिंपल है वो तुम करके ही आओगे। मानसवी तुमने ना मुझे जो शेयर किया है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 15 के बाद ना मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, तो एक पेज मिस हो गया, एक पेज उसमें मिस हो गया है। तो तुम प्लीज मुझे ना एक पेज वो अलग से शेयर कर देना क्लास के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम कर पाओगे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 भी तुम्हारा होमवर्क है। आज संडे है, क्लास के बाद ही मुझे नहीं पता जैसे भी तुम मैनेज करोगे प्लीज इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैं इस चैप्टर में मुझे लग नहीं रहा है बहुत ज्यादा क्लास लगानी यूजफुल रहेंगी। बहुत हद तक हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास या हद से हद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये चैप्टर जाएगा, बाकी तुम पे डिपेंड करता है तुम कितना लेके जाओगे। ठीक है। और हाँ हम टेस्ट रख लेते हैं
जिस दिन हमारी क्लास नहीं होती उस दिन टेस्ट रखेंगे, मतलब हमारा क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो या तो थर्सडे रख लेते हैं, ठीक है, अभी काफी टाइम मिल जाएगा थर्सडे के लिए। थर्सडे तुम टेस्ट रख लेना, और मैं कोई नया क्वेश्चन अभी करा नहीं रही हूँ, आज की क्लास में इतनी ही ले पाऊंगी, एक्चुअली मेरी एक क्लास है अपनी तो मुझे लेनी ही पड़ेगी अभी, ठीक है। तो मैं अभी क्लास लीव ही कर रही हूँ, इतना ही ले पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, जितना मैंने दिया है उतना कर लेना, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। और थर्सडे हमारा रेक्टिफिकेशन का टेस्ट है। ओके, बाय बाय।